अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल क़ल्ब-ए कायान एपिसोड 14, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं सीमा शाहिद। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। वो सुकून से अरीना की सीट के पीछे अपना बाजू फैलाए उसे अपने हसार में लिए चाय पी रहा था और अरीना सांस रोके उसे देखे जा रही थी। जब से वो उससे मिली थी, हर लम्हे हर मोड़ पर वो उसे हैरान कर रहा था। और रात के बाद गुजरी रात में कायान को सोचते हुए उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। कायान, उसके लबों से सरगोशी से निकली। क्या हुआ? वो चाय का कप मेज़ पर रख कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम बहुत अच्छे हो, अरीना ने झिझकते हुए उसकी तारीफ़ की। ओ बेबी, अब तुम इस तरह करोगी तो मैं खुद पर इख्तियार नहीं रख पाऊँगा और ऐसा मैं करना नहीं चाहता। वो झुककर उसके कान में सरगोशी करता उसे मज़ीद सुर्ख कर गया था। वो मज़ीद कुछ कहने लगा था जब उसकी नज़र रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर नजर आते पार्किंग लॉट पर गई, जहां बाशु दादा का ख़ास आदमी अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था। शिट, वो तेज़ी से सीधा हुआ। क्या हुआ? अरीना परेशान हुई। उठो, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लगाता हुआ तेज़ी से बाहर निकलकर पार्किंग की मुखालिफ सिमत की जानिब बढ़ गया। कायान, हमारी गाड़ी उधर है, अरीना ने उसे टोका। जानता हूँ, वो संजीदगी से बोलता हुआ उसे रेस्टोरेंट की बैक साइड पर ले आया था। तुम यहीं रुको, 1 इंच भी यहाँ से हिलना मत, मैं गाड़ी लाता हूँ। वो उसे एक महफूज मकाम पर छोड़कर मोहतात अंदाज से चारों तरफ देखता हुआ पार्किंग से गाड़ी लाने चला गया था। बैठो। 3-4 मिनट बाद ही वो गाड़ी अरीना के पास लाकर रोक चुका था। अब इस खेल को ख़त्म हो जाना चाहिए, इसीलिए मेरा इरादा आज शाम में शर्मीन से जाकर मिलने का है। इस बार मैं उस बिच का मुंह खुलवा कर ही रहूँगा। वो सुकून से गाड़ी चलाता हुआ बोला। नहीं, तुम ऐसे कैसे किसी औरत को टॉर्चर कर सकते हो? ये मुनासिब नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं दूँगी, अरीना ने फौरी इनकार किया। क़ल्ब-ए कायान, शायद तुम भूल गई हो। खैर, मैं याद दिला देता हूँ कि तुम मुझे इस केस में मुकम्मल फ्री हैंड दे चुकी हो। कायान ने संजीदगी से उसे याद दिलाया। हाँ, मगर देखो, मेरे जहन से उस बेचारी औरत का रोता हुआ चेहरा नहीं निकल रहा। वो भी एक विक्टिम ही है जिसे बादशाह दादा ने संभाल किया, और उसका एक बच्चा भी तो है जिसे अपनी माँ की ज़रूरत है। तो तुम, वो बोलते बोलते चुप हो गई कि कायान के माथे पर पड़ते बल उसने देख लिए थे। प्लीज़ कायान, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरीना ने बेचारगी से उसे देखा, जो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, जिसके माथे की तेवरियाँ साफ बता रही थी कि उसे अरीना का इस मामले में बोलना पसंद नहीं आया था। यहाँ मुझे नहीं तुम्हें समझने की ज़रूरत है योर ऑनर। मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा, ना ही उसको जान से मारूँगा। बस उसे डराऊँगा, थोड़ा धमकाऊँगा, झूठा यकीन दिलाऊँगा कि अगर उसने ज़बान नहीं खोली तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। बस डराना धमकाना है और कुछ नहीं, वो सुकून से बोला। अरीना उसकी बात समझ रही थी, मगर अभी भी उसकी आंखों में वो मंजर था जब शर्मीन को दीवार से लगाए चेहरे पर बला की करख्तगी लिए कायान ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। क्या तुम परीसा को उस औरत की मदद के बगैर तलाश नहीं कर सकते? अरीना के लबों से फिसला। देखो, मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो, वो यकीन दिलाते अंदाज में बोली तो कायान ने गर्दन मोड़कर साथ बैठी अरीना को देखा, जो अपनी सब्ज़ आँखों में इल्तिजा लिए उसे देख रही थी। मैं वाकई उल्लू का पट्ठा हूँ, किस गधे ने कहा था कि मोहब्बत करो? वो उसकी सब्ज़ आँखों को देखता हुआ बड़बड़ाया कि उसे अपने मामलात में दखलंदाजी पसंद नहीं थी। ओके, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उस औरत को इंट्रोगेट नहीं करूँगा। वो अरीना के आगे अपने मिजाज के बरखिलाफ जाकर हार मान गया था। थैंक यू, वो मुस्कराई। अरीना के चेहरे की मुस्कान ने कायान के अंदर एक सुकून की लहर दौड़ा दी थी। वो खामोशी से घर की तरफ ड्राइव कर रहा था। परीसा होती तो वो ये लॉन्ग ड्राइव बहुत एंजॉय करती,
अरीना ने खोए खोए अंदाज में खिड़की से बाहर झाँका। घर पहुँचते ही अरीना उतरकर अंदर परीसा के कमरे में चली गई थी और वो गाड़ी लॉक करके उसी से टेक लगाकर जेब से सिगार निकालकर लबों से लगाता हुआ लाइटर से सुलगाने लगा था। उसके चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें नुमाया थीं। अरीना अलवी के घर में रहना, उससे निकाह करना, निकाह करके रिश्ते को आगे बढ़ा देना, कहीं ये सब कोई गलती तो नहीं थी? वो चाह कर भी खुद को अरीना से दूर नहीं रख पा रहा था। एक बार की कुर्बत मजीद की ख्वाहिश पैदा कर गई थी। कायान ने सिगार का गहरा कश लगाकर उसे ज़मीन पर फेंक कर अपने बूट से मसला और चारों तरफ चौकन्ने अंदाज से देखता हुआ घर के अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक करके आगे बढ़ गया। अरीना अलवी इस वक्त परीसा के कमरे में थी और वो कमरे के दरवाजे के पास रुक गया। वो परीसा के बेड पर बैठी उसकी तस्वीर अपने हाथों में लिए उस पर प्यार से उंगलियां फेर रही थी। कायान के चेहरे के अज़लात तन गए थे। अरीना और उसकी बेटी परीसा को उसके लिए सिर्फ एक केस होना चाहिए था, बस एक केस। उसे बाशु को मारकर परीसा को उसकी कैद से आज़ाद कराना था। फिर अरीना उसकी शुक्र गुजार होती, शुक्रिया अदा करती और बस कहानी ख़त्म। मगर सच्चाई ये थी कि वो अरीना को अपनी दस्तरस में देखकर एक घर का ख्वाब देख बैठा था। प्यारा सा घर, नाजुक सी बीवी और एक क्यूट सी बेटी। वो भूल गया था कि वो एक एक्स एजेंट था जिसकी अब ना कोई जॉब थी ना स्टेटस। वो अरीना और परीसा को कुछ भी तो नहीं दे सकता था। तो फिर क्या उसे ये रिश्ता मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए था? क्या अरीना अलवी, दी जज अरीना अलवी के काबिल था वो? क्या ज़िंदगी में कभी अरीना को उसके साथ रिश्ता बनाने पर अफसोस नहीं होगा? उसके माथे की रगें भूल गई थीं। वो इस वक्त यहाँ से, इस घर, इस मकाम, हत्ता कि अरीना से कहीं दूर चला जाना चाहता था ताकि कुछ देर अकेले तन्हाई में बैठकर अपना कथारसिस कर सके, कोई राह मुतय्यन कर सके। एक गहरी नज़र अरीना पर डालकर वो जाने के लिए पलटा ही था जब उसके कदमों की आहट महसूस करके अरीना खड़ी हुई और उसे जाता हुआ देखकर हैरानगी से पुकार उठी, कायान। अरीना की पुकार पर वो रुका मगर पलटा नहीं कि वो उसे बांध देने के सारे हथियार रखती थी। क्या हुआ? अरीना उसके नज़दीक आई। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम दरवाजे लॉक करके सो जाना। वो जिसने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को अपने आने जाने का हिसाब नहीं दिया था, इस वक्त बड़े तहम्मुल से सामने खड़ी लड़की को अपने जाने का बता रहा था कि वो महसूस कर सकता था कि अरीना इस वक्त अपनी बेटी को लेकर डिप्रेशन में थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में वो कुछ उल्टा सीधा सोचती या रोती या उसे लेकर परेशान होती। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर साइड मेज़ पर रखकर आगे आई। जाना किधर है? बता दो ताकि मैं उसी हिसाब से ड्रेसअप हो जाऊँ। वो नरमी से पूछ रही थी। उसके चेहरे की मनामत, सब्ज़ आँखों की चमक, ये सब कायान के लिए नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो नहीं चाहता था कि सिर्फ निकाह, वो भी प्रोटेक्शन के लिए किए गए निकाह में अरीना उसके साथ ज़बरदस्ती बंधन जोड़ने पर मजबूर हो। ये सोलो ट्रिप है योर ऑनर, तुम घर पर रुको। कायान ने अपने जज्बात मारते हुए उसे इनकार किया। मगर कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है और तुम वहाँ मेरे साथ नहीं आ सकती। उसकी बात सुनकर अरीना की आंखों में गुस्सा उतरने लगा था, जिसे देखकर वो मुतमईन होता हुआ उसे वहीं खड़ा छोड़कर बाहर चला गया था। कम से कम अब वो मुझ पर गुस्से करती हुई परीसा के बारे में सोच कर रोई कि नहीं, कायान ने सुकून से सोचा था। इतवार की शाम को शहर के मशहूर क्लब में रौनक लगी हुई थी। कायान को मिली इत्तला के मुताबिक बाशु दादा आज उधर ही था और वो हर इतवार इधर बाकायदगी से आकर कार्ड्स खेला करता था। कायान क्लब के अंदर दाखिल हुआ ही था कि दाएं हाथ पर लंबा दराज कद, मजबूत जिसामत, फ्रेंच कट दाढ़ी में साफ रंगत वाला बमुश्किल 45 साल की उम्र, कीमती ब्रांडेड कोट पैंट में मलबूस बाशु दादा उसे एक मेज़ पर कार्ड खेलता हुआ नजर आ गया, जिसकी पुश पर असलह बरदार बॉडीगार्ड चौकन्ना खड़े थे। वो संजीदगी से बाशु दादा को देखता हुआ उसकी मखसूस मेज़ के पास आया तो बाशु दादा के चौकस खड़े गार्ड्स ने तेज़ी से उस पर गन्स तानी थी। वेल, बाशु दादा उसे देखकर मुस्कुराया।
सो मिस्टर मार्को, मैं दुरुस्त था। तुम्हारा वो फैंसी जनासा, फौजियों के हाथों में उठा ताबूत, सब झूठ था। बाशु दादा की भारी तंज़ी आवाज़ उभरी। कह सकते हो। कायन ढिठाई से मुस्कुराता हुआ कुर्सी घसीट कर बैठने लगा था जब गार्ड ने बाशु दादा की आंख के इशारे पर कायन की कनपट्टी पर गन रखकर उसे रोका। तुम्हें क्या लगता है, इस क्लब में इतने लोगों की मौजूदगी में मैं तुम्हें शूट करूंगा? कायन ने तंज़ी अंदाज में सवाल किया। बाशु दादा ने हाथ उठाकर गार्ड्स को पीछे होने का इशारा किया और खुद कायन की तरफ मुतवज्जह हुआ। तुम मुझे जो पैगाम देना चाहते थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया था, बाशु दादा सख्त लहजे में बोला। कैसा पैगाम? कायन ने कुर्सी पर बैठते हुए अबरूज खाकर पूछा। तुम्हारे और जज के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में। वह भी बोल ही रहा था कि कायन धाड़ उठा। ज़बान संभाल कर, मैं अपनी बीवी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। कायन गुर्राया, फिर धीमा पड़ा। बीवी है वो मेरी। अब की बार वो तहम्मुल से बोला। मेरे आदमी ने बताया है कि तुम और जज आजकल काफ़ी हॉट टाइम एक साथ गुजार रहे हो। वैसे आपस की बात है, वो जज साली खूबसूरत बहुत है, खुलकर एंजॉय करना उसे। बाशु दादा एक आँख मारते हुए घटिया अंदाज में बोला। मैं तो 3-4 साल पहले जब तेरा ट्रायल चल रहा था उसी वक्त भाप गया था कि तू उस पर फ्लैट हो चुका है। बाशु की बातें उसे गुस्सा दिला रही थी, मगर वो अपने खौलते हुए खून पर काबू रखते हुए ढिठाई से मुस्कुरा रहा था। अपनी अपनी किस्मत है। अब हर कोई तो मेरी तरह लकी नहीं हो सकता, जिसे चाहे उसे पाले। कायन ने उसे चढ़ाया। वैसे जज को मैं खासा पसंद हूँ। कायन ने आँख मारी। अगर वो तुम्हें और तुम उसे इतना पसंद करते हो तो 3 साल से तुम कहाँ छुपे बैठे थे? क्यों उसे अकेला छोड़ा? बाशु दादा ने संजीदगी से सवाल किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को अकेला छोड़ा होगा? कायन ने उल्टा सवाल किया। अच्छा, ये सब छोड़ो, काम की बात करो। इधर क्यों आए हो? बाशु ने जांचती हुई निगाहों से उसे देखा। मछली कांटे में फंस रही थी। कायन सीधा हुआ। मुझे पैसों की ज़रूरत है और वो तुम मुझे दोगे। कायन ने उसे देखा। क्यों? बाशु दादा ने अबरूज खाकर पूछा। तुम्हें अपने केस से बाइज्जत बरी होना है, जो आसान काम नहीं है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम्हारे केस की जज मेरे ऊपर फिदा है। हम शादी कर चुके हैं और मैं हर वक्त 24 घंटे उसके साथ रहता हूँ, तो जाहिर है तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। अगर कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ जो हो रहा हो तुम्हें पसंद ना हो, तो जज को डराने धमकाने के लिए खुफिया पैगाम रखवाने हो, तो मैं बस 1 करोड़ के लिए कर सकता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगर कोई फाइल वगैरह चुरानी हो तो 2 करोड़। कायन सादी ने उसका ट्रस्ट हासिल करने के लिए लालची अंदाज अपनाया था। तुम्हारी ऑफ़र अच्छी है, मैं सोच कर बताऊँगा। बाशु दादा ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा। ओके, मैं चलता हूँ। कायन खड़ा हुआ। एक अहम बात तो रह गई। बाशु दादा की आवाज़ उभरी। वो तंज़ी अंदाज में कायन को देख रहा था। क्या? कायन के आसाब दंग गए थे। तुम्हारी जज, क्या वो जानना नहीं चाहती कि उसकी बेटी महफूज है कि नहीं? महफूज समझते हो ना? वो कमीनगी से कहता हुआ कायन का खून खौला गया था, मगर उसे खुद पर काबू रखना था। मुझे दोनों गवाहों के बयान की कॉपी चाहिए। बाशु दादा ने पहली शर्त रखी। मिल जाएगी। कायन ने तुर्शी से उसकी बात काटी। मगर तुम भी एक बात का ख्याल रखना, अब जज को मज़ीद कोई क्यूट मैसेज उस बच्ची की आवाज़ में नहीं मिलना चाहिए। अगर जज का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया तो तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी और तुम्हारा केस फौजी अदालत में चला जाएगा। वो उसे वार्न करके बिना उसकी सुने वहाँ से निकल गया था। पीर की सुबह वो 6 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी, मगर हकीकत ये थी कि वो रात भर सोई जागी कैफियत में घिरी रही थी और अभी भी खासा नर्वस थी। उसे यकीन था कि कायन अकेला न जाने किधर गया था। कहीं उसे कुछ सर झटक कर बिस्तर से उतर कर फ्रेश होने के बाद वो बेडरूम से निकली। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था।
वो आहिस्तगी से चलती हुई बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा बहुत आहिस्तगी से खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही बेड पर कायान सोया हुआ था। ये यकीनन रात बहुत देर से आया होगा, इसीलिए इधर सो गया। वो आहिस्तगी से दबे पाँव चलती हुई कमरे से बाहर निकलकर किचन में आ गई। चूल्हे पर चाय का पानी रखकर वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी जब कायान किचन में दाखिल हुआ। अंदर आई थी तो मुझे जगाया क्यों नहीं? वो नज़दीक आकर उसके हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास थाम कर उसका झूठा पानी बड़े आराम से पी गया था। क्या तुम पागल हो? रात इतनी देर तक कहाँ थे? जानते भी हो बाशु दादा के आदमी तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे हैं। वो भट पड़ी। डोंट वरी योर ऑनर, मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़कर मरने वाला नहीं हूँ। वो उसे नरमी से बाजू से पकड़कर चूल्हे के पास से हटाते हुए खुद चाय बनाने लगा था। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर कोर्ट भी जाना है। वो नरमी से बोला कि आज से अरीना वापस कोर्ट ज्वाइन कर रही थी। कोर्ट तो 10 बजे जाना है, अभी वक्त है। अरीना थोड़ा नर्वस थी। मैं चीफ काजिम पाशा से मिलकर सुबह 4 बजे ही घर आया था। तुम सो रही थी तो जगाना मुनासिब नहीं लगा। कायान मसरूफ़ से अंदाज में बोला। तुम काजिम से मिले? सब ठीक तो है? वो परेशान हुई। उसे हमारे प्लान के मुतालिक बताना था कि अब मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड और शौहर की हैसियत से कोर्ट में हर जगह पर हर लम्हा तुम्हारे साथ रहूँगा ताकि रिस्क फैक्टर कम से कम रहे। कायान ने मुलाकात की तफसील बताई। तो क्या चीफ एग्री है हमारे इस प्लान से? अरीना ने पूछा। वो मुत्तफिक है, लेकिन वो हमारे रिश्ते और तुम्हारे साथ एज अ बॉडीगार्ड 24 घंटे रहने वाली बात की पब्लिसिटी के ख़िलाफ़ था। मगर मैंने उसे मना लिया है। ये पब्लिसिटी होना ज़रूरी है ताकि मुखालिफिन तुम तक पहुँचने के लिए मुझसे रब्ता करें और मैं पैसों का लालची उनके ख्याल में उनके साथ मिलकर तुम्हें धोखा दूंगा। वो अपने ट्राउज़र की जेब में हाथ डालकर सुकून से बोला। इस वक्त मेरा तुम्हारे शौहर और बॉडीगार्ड की हैसियत से सबकी नज़रों में आना ज़रूरी है। वो उसके नज़दीक आया। मगर अरीना उलझी। क्या? कायान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तुम्हें जिंदा देखकर मीडिया अखबारात सब जगह एक हंगामा सा मच जाएगा। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज ये एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।